ओके, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अन अकेडमी। तो अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स क्रैश कोर्स फॉर गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट। तो ये हमारा डिस्कशन चल रहा है। सो वी हैव अराइव्ड एट द फोर्थ क्लास नाउ। तो इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। और ये मेरा रिकमेंडेशन भी है, जो मैंने अपने लास्ट 3 क्लासेस में भी बोला है कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस कोर्स को सुनिए, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स बीच में से कई बार छोड़ देते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स जो बिल्डअप होना शुरू होते हैं, आप उस प्रोसेस को ही रोक देते हैं। सो आई रिकमेंड कि आप स्टार्टिंग से लेके इस कोर्स के एंड तक जाएं, और तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। दैट इज माय रिकमेंडेशन टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज कमिंग हियर, राइट। सो ये कोर्स को आप इस तरीके से मत लीजिए कि ये क्रैश कोर्स है तो मैं कॉन्सेप्ट छुड़वा दूंगा या नॉलेज कम देंगे। नॉलेज इसमें बहुत आपको मिलने वाली है, और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आप सीखने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के भी और इन जनरल भी। तो ये कोर्स इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग सर्विसेज ईसीई, गेट इलेक्ट्रिकल कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स हर एक के लिए वैलिड है। लेकिन क्योंकि ये कोर्स स्पेसिफिकली डिजाइन हुआ है गेट 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए, जो अभी एग्जाम आने वाला है 2021 में, तो इसीलिए हमने इस क्रैश कोर्स को डिजाइन किया है ताकि आप कम टाइम में मैक्सिमम चीजें सीख पाएं। और क्योंकि जब एग्जाम का टाइम पास आता है तो हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करना होता है, इसीलिए ये स्पेसिफिकली हमने कोर्स डिजाइन किया है क्रैश कोर्स के नाम से। लेकिन आप में से हर कोई इसको सुन सकता है, हर कोई इसका पार्ट बन सकता है और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता है, राइट। सो इसी इसी मोटिव से मैं इस चीज को कवर कर रहा हूँ, राइट। सो हमने बेसिकली डिस्कशन को आगे बढ़ाना है, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ाएं, लेट अस again come to the brief introduction that I generally give. My name is Raman Kapoor. I'm BTech from NIT Durgapur in electrical engineering, and I'm MTech from IIT Roorkee, right? So I have teaching experience of more than 5 years and industrial experience of more than 1 year. I generally take electrical and electronic measurements, network theory, control systems and electrical machines, right? So अभी हम कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स का क्रैश कोर्स, specially designed for GATE 2021 for electrical engineers, though instrumentation engineers can also benefit from it. हर ब्रांच जो मेजरमेंट्स कवर करना चाहते हैं वो इससे बेनिफिट कर सकते हैं, राइट। RK227 इज माई कोड। आप इसको अप्लाई करिए और आपको 10% ऑफ मिलेगा ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, राइट। अनअकैडमी प्लस कैसे डिफरेंट है उससे जो आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पर आप अभी फ्री क्लासेस अवेल कर रहे हैं, पर अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आएंगे सो यू विल अवेल द बेनिफिट्स ऑफ लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट्स, डाउट सॉल्विंग, रैंक इम्प्रूवमेंट बैचेस विच इज गिवन एज RIB है, और लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। हम ये कोर्स स्पेसिफिकली हिंदी में कवर कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर आप प्लस में आएंगे तो आपको कोर्सेज इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, हिंदी में भी मिल जाएंगे, और सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी मिल जाएंगे, राइट। सो ये अनअकैडमी प्लस का एडवांटेज है। उसके अलावा हमारे पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलेगा, प्रॉपर स्टडी प्लान मिलेगा, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलेंगे, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिलेगी, और प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेगा। इट मींस जो भी बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी प्लस में मिल रहे हैं वो आपको आइकॉनिक में भी मिलेंगे, लेकिन आइकॉनिक में थोड़े बेनिफिट्स ज्यादा है, राइट, प्लस से। और अकॉर्डिंगली इसका रेट भी डिफरेंट है, राइट। सो यू कैन सी द प्लस रेट्स आर लाइक दिस फॉर 12 months, 18 months and 24 months, and you will definitely get 10% discount if you use my code RK227। RK227 आप कोड यूज करेंगे तो आपको मेरे जो सेशंस हैं अनअकैडमी प्लस पे आप उनको अवेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी टीम है, जो हाईली एजुकेटेड टीम है, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें गेट एंड EAC के लिए, तो उसके प्राइसेस भी यहाँ लिखे हुए हैं। द कोड इज सेम RK227। इफ यू यूज दिस कोड यू अवेल द बेनिफिट्स of me and my team, and you get 10% off, right? You can follow me on Unacademy at RK_educator.
This is the Telegram channel for Creatrix Gate Electrical and Electronics Engineering, and these are the sub channels of Unacademy. You can notice them, right? तो मैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ और हम वापस आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। हम 3 क्लासेस कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स क्रैश कोर्स की, जिसमें हमने फंडामेंटल्स पढ़ लिए हैं, हम टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़ चुके हैं, हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ चुके हैं, राइट? और सिर्फ पढ़ा नहीं है हमने बेसिकली इन चीज़ों को समझा है, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत डीप में इन चीज़ों को समझाऊं। एक्सट्रीम डेप्थ में मैं नहीं गया क्योंकि हम क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं, और एक्सट्रीम डेप्थ आपको चाहिए तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मेरा जो होगा अनअकैडमी प्लस पे आगे जाके वो आप देख सकते हैं, राइट? पर इसमें भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूँ। मैं हर एक चीज कवर कर रहा हूं, और अगर आप मेरे को अटेंटिवली सुन रहे हैं तो आप सारे बेनिफिट्स जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में भी होते हैं वो भी आपको सारे इसमें मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स में थोड़ा ये होता है कि हम लोग थोड़ी स्लाइड्स ज्यादा प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा जो थ्योरी है उसको लिख देते हैं स्लाइड में ताकि हमें बहुत ज्यादा ना लिखना पड़े, जस्ट टू सेव टाइम, राइट? और कुछ ऐसे डेरिवेशंस होते हैं जो हम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में कवर करते हैं जो क्रैश कोर्स में हम अवॉइड करते हैं, such that the course is covered in minimum amount of time, right? वो डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है, हर चीज की इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पर आपको हर चीज मिल जाएगी, हर चीज कवर हो जाएगी, राइट? तो अब मैं आता हूँ सब्जेक्ट पे वापस। हम एरर एनालिसिस पढ़ रहे थे, तो हमने फंडामेंटल्स पढ़ा कि एरर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन कर रहे हैं तो किस किस वजह से एक इंस्ट्रूमेंट में एरर आ सकता है। एरर का मतलब जहां पर मेजर्ड वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं होती, राइट? और साथ ही साथ जो हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में पढ़ा था कि हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जनरली करते हैं रैंडम एरर की स्टडी करने के लिए। रैंडम एरर की स्टडी मतलब प्रिसीजन की स्टडी करना, प्रिसीजन की स्टडी मतलब डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी को नोट डाउन करना, राइट? रैंडम एरर और प्रिसीजन गो हैंड इन हैंड, राइट? रिपीटेड मेजरमेंट्स करना मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, इसका सिस्टमैटिक एरर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं है। रैंडम एरर मतलब रिपीटेड मेजरमेंट्स करने के बाद जो डेविएशन है वो वेरिएबल है, इसीलिए आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके उसकी स्टडी करनी पड़ती है। It means you have to check the degree of consistency और degree of repeatability of the instrument, ये मतलब है उसका, राइट? जो हमने प्रिसीजन इंडेक्स का एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, तो ये हम कह सकते हैं, राइट? स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने इंट्रोड्यूस किया था, और साथ ही साथ हमने टॉलरेंस लिमिट्स को डिफाइन कर दिया था, राइट? जनरली हम सिर्फ लिख देते हैं ये प्लस माइनस ऐसे लिखा हुआ है, तो हमें एक्चुअली में मतलब पता चला था कि टॉलरेंस लिमिट्स कहाँ से आती हैं और एक्चुअली में ट्रू वैल्यू क्या होती है। अभी तक हमने ट्रू वैल्यू को सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लेवल पे पढ़ा था, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के लेवल पे हमने ये समझा कि बहुत सारी मेजर्ड वैल्यूज का जो एवरेज है, जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, वही हमारी ट्रू वैल्यू है, जो एक इंस्ट्रूमेंट का या फिर किसी भी क्वांटिटी को डिजाइन करते वक्त एक डिजाइनर हमें स्पेसिफाई करता है with the tolerance limits, right? This is the basics of instrumentation, right? ठीक है, तो हम टॉलरेंस लिमिट्स डिफाइन करते वक्त ये समझ गए थे कि जो हमारी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, वो रेजिस्टेंस हो सकता है, करंट, वोल्टेज, पावर, एनीथिंग, अगर हमें कोई चीज इस फॉर्म में लिखी हुई है तो अब हमें इसका मतलब पता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, राइट? तो हमें पता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज द ट्रू वैल्यू एंड दिस इज द एरर, राइट? ये हमने पढ़ा था, राइट? तो अब हम आ गए हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो एरर एनालिसिस, जिससे क्वेश्चन टारगेट होते हैं, वो है कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। हम समझ गए हैं कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। दैट एरर कैन बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन एरर। स्टैंडर्ड डेविएशन एरर की बात हो रही है मतलब रैंडम एरर की बात हो रही है, अनप्रिडिक्टेबल एरर की बात हो रही है, राइट? तो ये सब चीजें हमने बेसिक्स पढ़ ली थी, मैंने आपको समराइज भी कर दिया है थोड़ा सा टाइम आपका लेके, और राइट, तो आप समझ गए। तो अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, जो कि एरर एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? आप कमेंट बॉक्स में आपको जो भी डाउट्स आते हैं आप उसको लिख सकते हैं। एट टाइम, व्हेन द टाइम विल कम, जब हम
कोर्स को कंपाइल करेंगे, हम सारे आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, और बीच बीच में क्लास में भी हम करते रहेंगे, राइट। तो अब हम एरर एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, विच इज कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। तो इस टॉपिक का मतलब क्या है, सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो दैट इज, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कैलकुलेशन? फाइंडिंग एरर in evaluation of y, where y is defined as a function of x1, x2, x3, you can say up till xn। तो इस टॉपिक का मतलब क्या है? इस टॉपिक का मतलब क्या है? यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। मतलब इस टॉपिक का मतलब क्या है कि हमें क्वांटिटी दी गई है y, विच इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये x1, x2, x3 टिल xn, ये सिर्फ एक नोटेशन है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। y इज अ फंक्शन ऑफ दीज क्वांटिटीज एंड दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक एक्सप्रेशन हमें दिया रहेगा और हमें उस एक्सप्रेशन, मतलब जो y है, उसके इवैल्यूएशन में फाइंडिंग एरर, मतलब फाइंडिंग एरर इन इवैल्यूएशन ऑफ y, मतलब y को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उस y में कितना एरर एसोसिएटेड है वो हमें निकालना है, राइट। मैं इसको लिख देता हूँ, पूरा भी समझ जाओगे आप। फाइंडिंग एरर इन इवैल्यूएशन ऑफ y वेयर y इज दिस and x1, x2, xn are independent variables specified as, मतलब ये जो टर्म्स हैं x1, x2, x3, ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और ये एक एक टर्म जो यहाँ दी हुई है वो इस तरीके से स्पेसिफाइड है। मींस x1 is given as x1 true plus minus error, x2 is specified as x2 true plus minus this error, and so on. It means all these quantities here are specified as this plus minus this, और ये अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि this is true value and this is error, and this error could be absolute, परसेंटेज और स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर रैंडम। समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली वी आर finding error in evaluation of y, where y is a function of these independent variables. Of course y is the dependent variable, और ये x1, x2, xn आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये सारी क्वांटिटीज x1, x2 जो भी हैं, कितने भी हैं, वो सब इस फॉर्म में स्पेसिफाइड है। ये फॉर्म हम अब हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि ये फॉर्म का मतलब क्या होता है। दिस प्लस माइनस दिस मीन्स ये ट्रू वैल्यू है x1 का, x2 का, x3 का जो भी, और एरर ये किसी भी फॉर्म में स्पेसिफाइड हो सकते हैं। मतलब x1 हम एब्सोल्यूट में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, परसेंटेज एरर की फॉर्म में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन एरर, स्टैंडर्ड एरर, अनसर्टेनिटी एरर, अनप्रिडिक्टेबल एरर या रैंडम एरर की फॉर्म में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। ये हमारा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं अब? सो वाई ट्रू, ट्रू वैल्यू ऑफ वाई वो कैसे निकलेगा आपका? फंक्शन ऑफ x1 ट्रू, x2 ट्रू, x3 ट्रू अप टिल xn।
मतलब ट्रू वैल्यू आपकी ऐसे ही निकलेगी। मतलब y, x1, x2, x3 जो भी एक्सप्रेशन आपस में शेयर कर रहे हैं, अगर आप x1, x2, x3 जो भी एक्सप्रेशन है उन सब की ट्रू वैल्यूज उस एक्सप्रेशन में पुट कर दोगे तो आपको y का ट्रू वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो y का ट्रू वैल्यू ऐसे निकाल दिया। तो हमारा जो डिस्कशन है वो क्या है कि y के इवैल्यूएशन में जो एरर आ रहा है वो कैसे निकालना है। तो ये हमारा पर्पस है। ट्रू वैल्यू ऑफ y, तो एक्सप्रेशन में सारी ट्रू वैल्यूज अगर आप पुट कर दोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा y, ठीक है ना। y कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, राइट। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप सपोज दो रेजिस्टर्स हैं वो जो सीरीज में लगे हुए हैं, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 और R2 दोनों ही किसी फॉर्म में लिखे हुए हैं, मतलब एब्सोल्यूट एरर की या स्टैंडर्ड डेविएशन एरर की या परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो R इक्विवेलेंट का ट्रू वैल्यू कैसे मिलेगा आपको, R1 ट्रू प्लस R2 ट्रू, ठीक है ना। ये इतना बोला मैंने अभी आपको, ठीक है। लेकिन हमारा जो पर्पस है वो क्या है कि R इक्विवेलेंट में हम उसका एरर भी निकालेंगे, उसमें एरर कितना है, तो वो एरर का फॉर्म हमें पढ़ना है। यही हमारा इस टॉपिक में डिस्कशन रहेगा, फाइंडिंग एरर इन इवैल्यूएशन ऑफ y, राइट। तो इसको अब आगे पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए मैंने 4 केसेस डिफाइन करे हैं, राइट। अब इस चीज को ध्यान से समझना, ये सबसे इजी मैं कर रहा हूं इसको कि आप हर क्वेश्चन कर पाओगे जैसा भी आपके सामने आ जाए। आई हैव डिफाइंड 4 केसेस to find the error in the evaluation of y, right। मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा अभी, बस आराम से सुनते रहना। केस 1, if mathematical operation involves addition or it is not and addition or subtraction of independent variables। independent variables क्या है, मतलब मैंने y को एज अ फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, xn डिफाइन किया है, वो कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालना है वो आपको पता है। बाकी एरर y का कैसे निकालना है उसके लिए 4 केसेस डिफाइन किए, जिसमें पहला केस ही है, इफ मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके के एक्सप्रेशंस, केस को आइडेंटिफाई करना मतलब एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना, राइट। आराम से सुनना, चारों केसेस हर क्वेश्चन कर पाओगे। तो यहां पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और x वाली जो टर्म्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशंस, x1 प्लस x2, मेक सेंस। y इज इक्वल टू x1 माइनस x2, ये भी केस 1 है। y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, like this, case 1। y is equal to x1, it is और सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही एक साथ आ सकते हैं एक्सप्रेशन में। तो आपका जो रिजल्ट मैं लिखने वाला हूं वो वेरी नहीं करेगा। मतलब अगर मैं लिख दूं x1 प्लस x2 माइनस x3, दैट इज ऑल्सो ओके, मतलब प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ सकते हैं, तब भी जो रिजल्ट अभी मैं यहां लिखने वाला हूं वो वैलिड है, राइट। ओके। तो अगर इस तरीके के एक्सप्रेशंस हैं, मतलब ये कोई भी क्वांटिटीज हो सकती हैं, अगर इस तरीके के एक्सप्रेशंस हैं, ये आपका केस 1 है, तब हम क्या करते हैं, देन टोटल एरर इज इक्वल टू डेल वाई। इसका मतलब अगर एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का है, केस को आइडेंटिफाई करना मतलब एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना। तो अगर कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशंस हैं, मतलब इस तरीके का एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल शेयर कर रहे हैं, तो जो टोटल एरर है, हमारा पर्पस क्या है, y के इवैल्यूएशन में एरर निकालना। तो इसका मतलब अगर ऐसे एक्सप्रेशंस हैं तो हम सिर्फ एब्सोल्यूट एरर का समेशन कर सकते हैं। तो आई कैन से देन टोटल एरर इज इक्वल टू डेल y एंड del y is equal to summation of individual absolute
एरर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस इतना आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देख लो इसको एक बार, कि अगर आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का है तो ट्रू वैल्यू तो एक्सप्रेशन से निकाल दोगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका ये है, ये एक्सप्रेशन है, तो इसका y ट्रू कैसे निकालोगे? y ट्रू निकालोगे x1 ट्रू माइनस x2 ट्रू, ऐसे निकाल दोगे। ट्रू वैल्यू आपको पता ही है नोटेशन क्या होता है, एक मेजर्ड क्वांटिटी का कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से पुट करोगे, वैल्यूज निकाल दोगे। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जब मैं 3-4 क्वेश्चंस करूंगा ना, यहाँ पर सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक्सप्रेशन अगर इस तरीके का है, देन टोटल एरर इज डेल वाई, इट मींस summation of individual absolute errors for independent variable give you the absolute error for the dependent variable, right? इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स का अगर समेशन करोगे तो आपको डेल वाई मिल जाएगा। ये आप तभी कर सकते हो अगर एक्सप्रेशंस जो हैं वो केस 1 को फॉलो करते हैं, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैं आपके साथ छोड़ता हूं कि आप उसको वेरीफाई करेंगे कि भले ही एक्सप्रेशन x1 प्लस x2 हो या फिर x1 माइनस x2 हो, एब्सोल्यूट एरर का हमेशा समेशन ही होता है और तभी आपको डेल वाई मिलता है। इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप x1 और x2 को कुछ भी अज्यूम कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल x1 को आपने ले लिया 5 प्लस माइनस 0.5, x2 को ले लिया आपने 4 प्लस माइनस 1, फॉर एनीथिंग जस्ट फॉर एग्जांपल। वैल्यूज को उसका रेंज निकाल लो, उसमें ये सब करके देखो कि कितना मैक्सिमम डेविएशन हो सकता है। आपको एंड में कंक्लूड हो जाएगा कि डेल वाई इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स, राइट। मतलब इट इज ऑलवेज द समेशन वेदर इट इज x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 और एनीथिंग, दैट इज वाई यहाँ पर और लिखा है, राइट। केस 2 लिख लो इसको। ओके, केस 2, if mathematical operation involves multiplication or division of independent variables, clear? If mathematical operation involves multiplication or डिविजन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो आप एग्जांपल से बताओ मुझे कैसे कैसे एक्सप्रेशन हो सकते हैं। इफ मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब y is equal to x1 x2, y is equal to x1 x2 by x3, और है ना y is equal to x1 x2 x3 by x4 square x5 cube, एनीथिंग, राइट। ये है हमारा केस 2, इफ मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व्स मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। लिख लो इसको। देन total error is equal to epsilon y, and
वेरी इंपॉर्टेंट। देखो समझे कि नहीं, इफ मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व्स मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाली टर्म्स, राइट। कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशंस, y इज इक्वल टू x1 x2, y इज इक्वल टू x1 x2 by x3, y इज इक्वल टू x1 x2 x3 by x4 स्क्वायर x5 क्यूब, एनीथिंग, राइट। जहां पर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन इन्वॉल्व है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, तब जो इंडिविजुअल परसेंटेज एरर्स का समेशन है वो आपको एप्सिलॉन y दे देगा, राइट। चार केसेस हैं, मैं चार केसेस यहां लिखूंगा, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। यहां से आप निकालेंगे एप्सिलॉन y, मतलब इंडिविजुअल परसेंटेज एरर्स का समेशन। अगर एक पॉइंट लिखूं मैं यहां पर, ऐसे ही एक छोटी सी चीज लिखूं क्वेश्चन के फॉर्म में कि y इज इक्वल टू x1 टू द पावर a, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, राइट। तो ये कौन सा केस है, दिस इज केस 2। मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व्स मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। तो क्या लिख सकते हैं हम, अगर ऐसा केस है तो हम सिर्फ परसेंटेज एरर्स का ही समेशन कर सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, यहां से डेल वाई नहीं मिलेगा, सिग्मा वाई नहीं मिलेगा, एप्सिलॉन वाई मिल जाएगा। तो ये x1 टू द पावर a है, मतलब x1 इंटू x1 a टाइम्स है, तो यू विल गेट a टाइम्स एप्सिलॉन x1 प्लस b टाइम्स प्लस c टाइम्स एप्सिलॉन x3 प्लस d टाइम्स, राइट। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं देर से, यू कैन राइट डाउन दैट identifying the expression is equal to identifying the case। केस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, आपको पहले एक्सप्रेशन पता होना चाहिए y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, राइट। यहाँ पर मैंने y और x का एक नोटेशन लिया है, ये कुछ भी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर हो सकता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर हो सकता है, v इज इक्वल टू आई आर हो सकता है, p इज इक्वल टू v इंटू आई हो सकता है, एनीथिंग। So you just have to identify the expression and accordingly you will identify the case and then you will apply whatever is specified in that case. That brings us to case 3. If mathematical operation involves addition, subtraction and multiplication, division simultaneously, मतलब कुछ ऐसे expressions जहां पर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक साथ दिख रहे हैं हमें, राइट। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, ये आपको मतलब समझ में आ गया होगा, और कैसे आपको y मिल रहा है, राइट। तो आप बता सकते हैं कुछ एक्सप्रेशंस इस केस से रिलेटेड। केस 1 समझ में आ गया, केस 2 समझ में आ गया, चारों केसेस एक साथ लिख देंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। y इज इक्वल टू, देखो x1 x2 अगर मैं लिख दूं तो ये केस 2 है, मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है x1 x2 का, मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर मैं नीचे इसको डिवाइड करके x3 कर दूं, अभी तक ये केस 2 है, लेकिन अगर मैंने प्लस x4 कर दिया, अब इसमें जो डिनोमिनेटर है वो केस 1 रिप्रेजेंट कर रहा है और जो न्यूमरेटर है वो केस 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, और बीच में जो डिवीजन है वो भी केस 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये मिलके जो केस बना वो केस 3 है,
Now you can make expressions like this. Y is equal to, suppose, x1 plus x2 plus x3 x4. That also makes sense. मतलब मिक्स है. Y is equal to x1 x2 plus x3 plus x4 upon x5. That also makes sense. ये सब केस 3 है, राइट. और अगर इन जनरल लिखा जाए तो आप कह सकते हो कि R equivalent is equal to R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये क्या चीज है? ये सब जानते हो आप लोग. व्हाट इज दिस? तो अगर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिखा हुआ, ये क्या है? ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन. some problem with the pen. Parallel combination of two resistors, isn't it? इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स कौन सा केस बन गया? केस 3. और अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं दो रेजिस्टर्स की, तो वो कौन सा केस है अभी तक जितना डिस्कस किया है? दैट इज केस 1. आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2. मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व्स एडिशन, तो वो आपका केस 1 हो गया. आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स, ये केस 3 हो गया. अब इजी है समझने के लिए, इसलिए आपको बताया है इसका, राइट. तो ये हो गया आपका केस 3. तो अगर आपका केस 3 है तब आप क्या करोगे? व्हाट इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग इट? देन राइट डाउन range of y can be calculated using lower and upper ranges of independent variables and putting in the expression. इस पॉइंट को याद रखिए बस. Write down. Then range of y can be calculated using lower and upper ranges of independent variables and putting in the expression. इसका मतलब जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर की फॉर्म में आपको दिए होंगे, राइट. सबसे पहले आप केस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करेंगे, राइट. फॉर एग्जांपल इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. तो आपको जो दोनों रेजिस्टर्स हैं वो आपको R1 R2 R1 ट्रू प्लस माइनस एरर की फॉर्म में दिए होंगे. वहां से आप R1 और R2 का रेंज निकाल लेंगे, कहां से कहां वेरी हो रहा है. रेंज कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, एब्सोल्यूट एरर का प्लस माइनस करके, राइट. तो आपको एक लोअर रेंज मिल जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो आप एक्सप्रेशन में डालेंगे तो आपको R इक्विवेलेंट का या फिर Y का लोअर रेंज मिल जाएगा. उसी तरीके से आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का अपर रेंजेस लेंगे, एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आपको Y का अपर रेंज मिल जाएगा, और इनका ट्रू वैल्यूज लेंगे, एक्सप्रेशन में डालेंगे तो आपको Y का ट्रू वैल्यू मिल जाएगा, राइट. सो आई कैन से दैट range of y can be calculated using lower and upper ranges of independent variables and putting in the expression to get
y लोअर, y अपर एंड y2। ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी, राइट, फ्रॉम दी एक्सप्रेशन, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जनरली जब इस केस को टारगेट किया जाता है क्वेश्चंस में, तो आपसे रेंज ही पूछी जाती है, राइट। तो आपसे रेंज भी पूछ सकता है, फिर परसेंटेज एरर भी पूछ सकता है, एब्सोल्यूट एरर भी पूछ सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन दी फ्रेमवर्क ऑफ द क्वेश्चन, राइट। लेकिन आपको रेंज निकाली जा सकती है, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि आप एब्सोल्यूट एरर्स को सम कर दें या परसेंटेज एरर्स को सम कर दें, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर दैट वी फॉलो फॉर केस 3। इसके ऊपर जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बताऊंगा कि परसेंटेज एरर लोअर रेंज का और अपर रेंज का भी अलग अलग हो सकता है। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन कवर करेंगे, राइट। अभी मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं कि 4 केसेस कौन से हैं और कैसे कैसे आप उनको निकाल सकते हैं, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस फॉर केस 3, and that brings us to the last case, that is case 4. If errors are specified in the form of standard deviation or random errors, right। देखते हैं इसके बारे में। रैंडम एरर्स को आप एक्सीडेंटल या फिर अनप्रेडिक्टेबल एरर्स भी बोल सकते हैं, राइट। मतलब अभी तक आपने क्या पढ़ा कि आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल था y, विच इज फंक्शन ऑफ x1, फॉर एग्जांपल x2, x3 अप टिल xn, राइट। इसमें से y ट्रू की वैल्यू आप निकाल देंगे, इन सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ट्रू वैल्यू को पुट कर देंगे अगर एक्सप्रेशन में, तो y का ट्रू वैल्यू मिल जाएगा। x1 ट्रू, x2 ट्रू अप टिल xn ट्रू, तो ट्रू वैल्यू निकल गया। अभी तक हम केस 1, केस 2 और केस 3 से कैसे एरर्स निकाल रहे थे वो हमें समझ में आ गया था। इफ एरर्स आर स्पेसिफाइड इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो क्वांटिटीज हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो कैसे दिए हुए हैं आपको। अब इसका मतलब x1 जो है वो ऐसे दिया हुआ है, x1 ट्रू प्लस माइनस सिग्मा x1। ये डेल या एप्सिलॉन नहीं है, ये सिग्मा x1, मतलब रैंडम एरर्स की स्टडी हो रही है। और x2 है वो ऐसे दिया हुआ है, x2 ट्रू प्लस माइनस सिग्मा x2 एंड सो ऑन। xn इज इक्वल टू xn ट्रू प्लस माइनस सिग्मा xn, राइट। एक क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस प्लस माइनस दिस, इसका मतलब आपको पता है, ये आपका ट्रू वैल्यू होता है और ये आपका एरर होता है। ये एरर आपका एब्सोल्यूट भी हो सकता है, परसेंटेज भी हो सकता है और स्टैंडर्ड डेविएशन एरर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो केस 4 है, इसका मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और जो क्वांटिटीज हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन एरर की फॉर्म में स्पेसिफाइड है। इसका मतलब रैंडम एरर की फॉर्म में स्पेसिफाइड है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब रैंडम एरर से है, ठीक है ना। तो ये है केस। तो अब क्या है, ट्रू वैल्यू तो आपका y का मिल गया, x1 x2 जो xn है वो इस फॉर्म में आपको पता है, मतलब ट्रू वैल्यू प्लस माइनस सिग्मा x1 सिग्मा x2 सिग्मा xn, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन एरर दिया हुआ है आपको x1 का, ये स्टैंडर्ड डेविएशन एरर है सिग्मा x1 का, ये स्टैंडर्ड डेविएशन एरर है x2 का, ये स्टैंडर्ड डेविएशन एरर है xn का, और ये इनकी ट्रू वैल्यूज है। कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है, एक्सप्रेशन देखने में केस 1, केस 2 और केस 3 कैसा भी लग सकता है, लेकिन अगर एरर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्म में दिए हुए हैं तो आप केस 4 की तरह ही उसको सॉल्व करेंगे, राइट। ट्रू वैल्यू हर केस में ऐसे ही निकलती है, मतलब सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ट्रू वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल या y का ट्रू वैल्यू मिल जाएगा। तो अब केस क्या रह गया, केस वह ये रह गया कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन एरर
वाई का कैसे निकालेंगे, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही गेट 2017 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। उसको आपको एज इट इज रिमेम्बर करना है, और वो क्या है फॉर्मूला, दैट इज सिग्मा वाई अंडर रूट आने वाला है तो अपने आप ही प्लस माइनस आ जाएगा। दैट इज गिवन बाय डेल वाई बाय डेल x1 स्क्वायर, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है, सिग्मा x1 स्क्वायर प्लस डेल वाई बाय डेल x2 होल स्क्वायर सिग्मा x2 स्क्वायर डेल वाई बाय डेल xn स्क्वायर सिग्मा xn स्क्वायर। एक बार दूसरे पेन से भी मैं इस फॉर्मूला को लिख देता हूँ, प्लीज रिमेम्बर इट, वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्मा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा, डेल वाई बाय डेल x1 स्क्वायर सिग्मा x1 स्क्वायर प्लस डेल वाई बाय डेल x2 स्क्वायर सिग्मा x2 स्क्वायर डेल वाई बाय डेल xn स्क्वायर सिग्मा xn स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में है। You have to remember this formula. राइट तो ये 4 केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। इसकी हेल्प से आप एरर्स का हर क्वेश्चन कर पाओगे, और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, तो प्लीज बी देयर। राइट, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 मैंने कैसे स्पेसिफाई किया, मैंने एक y एक डिपेंडेंट वेरिएबल लिया विच इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x। राइट, आप जनरली आपको y x नहीं मिलेगा, आपको रेजिस्टर्स मिल जाएंगे, पावर का एक्सप्रेशन है फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें। राइट, तो मैंने कैसे स्पेसिफाई किया कि आप ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्सप्रेशन में सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का ट्रू वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल का या y का जिसका एरर हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका ट्रू वैल्यू मिल जाएगा। राइट, लेकिन y का एरर कैसे निकालना है उसके लिए हमने 4 केसेस को स्प्लिट किया है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। जिसमें केस 1 था कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो रिलेशन है आपस में वो प्लस और माइनस में है, जैसे x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 माइनस x3, इस तरीके से, तो y का जो एरर होता है वो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एब्सोल्यूट एरर का समेशन होता है। राइट, सेकंड केस में ऐसे किया हमने कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड हैं तो जो y का टोटल एरर होता है वो सारे इंडिविजुअल परसेंटेज एरर्स का समेशन होता है। इट इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल परसेंटेज एरर्स, ईच एंड एवरी टर्म शुड बी अंडरस्टूड केयरफुली। थर्ड, अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब इन्वॉल्व्ड हैं उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, तो y का आप रेंज निकाल सकते हो, एक्सप्रेशन को यूज करोगे, सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का लोअर और अपर रेंज निकाल लोगे, उसका ट्रू वैल्यू आपको पता चल ही गया होगा एक्सप्रेशन से। ठीक है ना, सबको पुट करोगे, आपको y का लोअर, y का अपर और y का ट्रू वैल्यू मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली जो जो निकालना है, रेंज की फॉर्म में आंसर देना है तो रेंज की फॉर्म में दे दो, y लोअर से y अपर। अगर आपको इंडिविजुअल परसेंटेज एरर्स या एब्सोल्यूट एरर पूछे गए हैं लोअर रेंज और अपर रेंज के, तो आप वो भी निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों चीजें आपको एक्सप्रेशन से मिल जाएंगी। केस 4 ये है कि एक्सप्रेशन अब किसी भी तरीके का हो, जो केस 1, केस 2 और केस 3 है वो एक्सप्रेशन डिपेंडेंट है, लेकिन जो केस 4 है वो सिर्फ एरर डिपेंडेंट है। मतलब अगर आपका एक्सप्रेशन कैसा भी है देखने में, ठीक है, लेकिन एरर्स अगर रैंडम एरर या स्टैंडर्ड डिविएशन की फॉर्म में दिए हुए हैं तो आप केस 4 ही लेंगे, और केस 4 में क्या है, ट्रू वैल्यू वैसे ही निकालना है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन एरर है डिपेंडेंट वेरिएबल का, मतलब सिग्मा वाई है,
वो ऐसे निकालना है इस फॉर्मूले की हेल्प से, दैट इज del y by del x1 whole square, this is partial derivative, sigma x1 square, sigma x1 is the standard deviation error for x1, plus del y by del x2 whole square sigma x2 square and so on till del y by del xn square sigma xn square। और ये पूरा अंडर रूट में है, ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट गेट 2017 में 1 मार्क्स का पूछा गया है, राइट। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, राइट। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको पूछ लेता हूँ, अगर जस्ट टू वेरीफाई। ये देखो, जो अभी पढ़ाया है उसका एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग है। P इज इक्वल टू V इंटू आई, और जो एरर्स हैं वो एब्सोल्यूट या परसेंटेज एरर की फॉर्म में दिए हुए हैं। यह बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है या जो वो एरर है उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना। लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर है वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, ये बात आपको पता है बहुत अच्छे से, राइट। बिकॉज दिस इज इक्वल टू डेल अपॉन ट्रू, राइट, दिस यू नो। Absolute errors and percentage errors are interconvertible, right? This you know. P is equal to V into Y, ये कौन सा केस है? This is case 2. Mathematical operation involves multiplication or division. R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है तीन रेजिस्टर्स का, ये कौन सा केस है? केस 1. What is this? Parallel combination of two resistors. This is case 3, isn't it? अब यहां देखो V is equal to IR, मतलब ओम्स लॉ। ये देखने में कौन सा केस लग रहा है? ये देखने में लग रहा है केस 2, लेकिन जो I और R है वो रैंडम एरर्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, इसका मतलब दिस इज केस 4। ये मतलब है, बस समझे कि नहीं? V इज इक्वल टू आई आर देखने में केस 2 है, लेकिन जो एरर्स हैं, जो I और R हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में स्पेसिफाइड है, मतलब रैंडम एरर की फॉर्म में स्पेसिफाइड है। तो ये केस 4 की तरह सॉल्व होगा, देखने में भले ही केस 2 लग रहा है, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ आर वी स्प्लिटिंग द केसेस, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। इसका बेसिक्स मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कैसे कैसे है। इसके बाद हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो जो भी कुछ हमने अभी तक पढ़ाया है वो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड राइट। सो हमने कैलकुलेशन ऑफ एरर्स का थ्योरी आज कवर किया है और सारी चीजें आपको मैंने बताई हैं। तो कल इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो जो भी डाउट्स होंगे वो कल अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये चारों केसेस आप क्लियर हो जाएंगे एंड इट विल बी वेरी वेरी इजी एंड very very important for GATE and any other exam, right? So thank you very much, thanks for listening. Do like, share and subscribe, and please follow the lectures in sequence, don't skip the classes. That's what I can say, right? So thank you very much for listening.